तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक। आज के वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स इसमें पढ़ने वाले कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि आज आपकी वन डे सीरीज स्टार्ट कर दी गई इसी कम्युनिकेशन की। और एक तरह से आपको कम्युनिकेशन में जितना पढ़ाया जाएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे बाहर आपका एग्जाम नहीं आएगा। जो इस प्रकार की आज की क्लास है पूरी आपके एग्जाम के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आपको कराए भाई आपको सेम टू सेम उसी पैटर्न पर आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, उसमें आपको ये बताया कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर है, आपको क्या करना होगा, उसको एक ही चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। तो एक बात याद रखना, आप पॉलिटेक्निक जिस भी एग्जाम को दें, ठीक है, चाहे मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, किसी का भी एग्जाम हो अगर आपका, तो एक बात क्या रखना, आपको हर क्वेश्चन को उसमें टच करके आना है कि हर क्वेश्चन को आपको उसमें लेके आना, किसी भी क्वेश्चन को आपको उसमें नहीं छोड़ना। ठीक है, सभी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तब भी अपने मन से कुछ ना कुछ आंसर उसमें लिख के आएंगे। देखो, अगर आप नहीं लिखोगे तो उसके नंबर तो आपको डेफिनेटली मिलना नहीं। अगर आप उसमें लिख कर भी आ गए तो कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल ही जाएंगे। और याद रखना, आपने उसमें एक ही आंसर छोड़ा तो आपकी समझ बैग आने की संभावना उसमें पूरी होती है, क्योंकि एग्जाम का मतलब होता है आप उसको पूरा लिखिए और आपको नहीं आ रहा तब भी उसको लिखने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, लेकिन लिखना आपको पूरा है, तभी आपको उसमें अच्छे नंबर आएंगे। और याद रखना, तो स्टार्ट करते हैं आज की कम्युनिकेशन क्लास। तो इसमें हम देखो वन डे सीरीज आपको पढ़ा रहे हैं इसमें। तो पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो आपको सिलेबस का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन में आपको देखो, इसमें आपका डेफिनेशन वाला पार्ट है, इसमें आपको पूरी इसकी परिभाषा लिखने के लिए आएंगे। इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 में से आपको कोई 3 क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कोई आपको 3 क्वेश्चन करना होता है और हर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, यानी कि आपके 12 नंबर इसमें पक्के हो जाते हैं। और इसमें कुछ निश्चित ही डेफिनेशन आते हैं जो हमको आपको कराएंगे भाई, उसी में से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आपके हर साल रिपीट होते हैं और वही क्वेश्चन मैंने ले रखा है इसमें, तो उन्हीं क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। अगर आपको इसमें टेंस अच्छे से आते हैं तो सब जितने भी पार्ट इसके हैं सभी इसके ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो पहला आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा और सेंटेंस आएगा, टेंस आएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं, पंक्चुएशन आती है काफ़ी इंपॉर्टेंट, और आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनको हम बड़ी डिटेल में आपको समझाएंगे फिर से अच्छे से, तो आपके नंबर से पूरे एग्जाम में कवर कराएंगे। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा रीडिंग स्किल। इसमें आपके अनसीन पैसे आते हैं। इसमें आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा जिसको उसके पढ़ करके आपको उसके आंसर फाइंड करने होते हैं। नंबर नेक्स्ट इसका पार्ट आता है आपका एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स। दीज आर द पार्ट ऑफ द रीडिंग स्किल्स। ठीक है, अब अगला नंबर देखिए, राइटिंग स्किल्स में आपको इसमें पिक्चर गिवन होगी, इसके आपको ओके इमेज को शो करके, यानी कि पहले आपको पिक्चर को उसमें देखना होगा, जो जो उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लग रहा होगा तो उसको आपको डिस्क्राइब करके वहाँ पर आंसर इसमें लिखना होता है। नेक्स्ट आपका पार्ट आता है राइटिंग स्किल्स, यानी कि उसमें कुछ आपको पैराग्राफ या फिर लेटर्स में कोई टॉपिक हो उसको आपको लिखना होगा। ठीक है, यानी कि आपको वहाँ पर कोई लेटर का टॉपिक दे रखा हो, उसके बाद आपको या तो लेटर लिखने के लिए आएगा या फिर ऐसे लिखने के लिए वहाँ पर आता है डेफिनेटली। तो इनको हम बड़ी डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे कैसे क्या करना है। तो देखिए, तो पहला पार्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले कि आपका लिखा है आपका बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसकी कुछ जो आपको डेफिनेशन बताना, आपको डेफिनेशन बिल्कुल याद करनी है और उसी में से आपके कम से कम 12 नंबर पक्के हो आएंगे, क्योंकि भाई डेफिनेशन आपके हर साल रिपीट होती हैं और उन्हीं को समझाते थे। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हमारे इस प्रकार से, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस टू अवर सोसाइटी, यानी कि कम्युनिकेशन का हमारे समाज में क्या उपयोग होता है। ठीक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कम्युनिकेशन, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस टू अवर सोसाइटी, इसका हमारे समाज में क्या महत्व होता है। राइट द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की परिभाषा या तो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन आपसे, या तो कम्युनिकेशन के बारे में ऐसा परिभाषा पूछ सकता है। ठीक है, दोनों तरीके उसकी परिभाषा पूछने के इस प्रकार से रहेंगे। तो इसका आंसर देखते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं क्वेश्चन के आंसर को। तो देखिए, ये लिखा आपका कम्युनिकेशन, क्लियर ना। तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन से आपको लिखना होगा, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, न्यूज़, आइडियाज etc विद समबडी, यानी कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम अपने सूचनाओं को, खबरों को, आइडिया यानी कि उपायों को आपस में एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ हम आपस में बदलते हैं। ठीक है, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ शेयरिंग वंस आइडियाज, थॉट एंड फीलिंग ऑफ etc, यानी एक प्रकार क्रियाकलाप होता है जिसमें कि एक व्यक्ति विचारों को दूसरे व्यक्ति से आदान प्रदान करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, आइडिया etc विद समबडी, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ शेयरिंग वंस आइडियाज, थॉट, फीलिंग्स etc। क्लियर। अब नेक्स्ट आंसर देखिए, इसमें लिखा है इंपॉर्टेंस, आप उसी का पार्ट है, आपसे पूछेगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन टू अवर सोसाइटी, कम्युनिकेशन का हमारे समाज में क्या महत्व होता है। देखिए, द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन टू अवर सोसाइटी, नंबर 1, देखिए पहले लिखेंगे कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ द ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप इन द सोसाइटी, यानी कम्युनिकेशन एक बिल्कुल बेसिक होता है ह्यूमन सोसाइटी में, यानी कि लोगों के बीच में संबंध को स्थापित करने का कार्य क्या करता है, कम्युनिकेशन ही लोगों के बीच में संबंध को स्थापित करता है। तो कम्युनिकेशन इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द ऑल ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन द सोसाइटी, जितने भी मनुष्य के आपस में संबंध होते हैं, अंकल चाचा जितने भी होते हैं,
हैं, तो इसमें वर्क कौन करता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ही लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। एट फर्स्ट ओके स्ट्रेंजर्स ओके टॉकिंग अबाउट, शुरुआत में जो अजनबी लोग होते हैं ओके, एट फर्स्ट स्ट्रेंजर्स स्टार्ट टॉकिंग एंड ओके गेटिंग टू नो ओके ईच अदर, यानी कि शुरुआत में जो स्ट्रेंजर लोग होते हैं, दो अजनबी लोग एक दूसरे लोगों के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं ओके। एंड देन ओके द रिलेशनशिप ओके आर फॉर्म्ड ओके व्हेन दे हैव मोर इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन ओके, और जब दोनों के बीच में ओके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन साझा होती है, दोनों के बीच में ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेटिंग हेल्पर्स पीपल टू ओके एक्सप्रेस देयर आइडियाज, यानी जो कम्युनिकेशन लोगों को मदद करती है अपने विचारों को व्यक्त करने में, फीलिंग्स को व्यक्त करने में। एंड कम्युनिकेशन प्लेज अ विटल रोल इन द ह्यूमन लाइफ, और जो कम्युनिकेशन एक विशाल रोल को प्ले करते हैं, एक विशाल भूमिका को निभाती है मनुष्य के जीवन में। तो इतना आपको इसमें लिखना होगा, इसमें आपको डेफिनेटली पूरे नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल ओके ह्यूमन रिलेशनशिप इन द सोसाइटी। एट फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग ओके, एट फर्स्ट द स्ट्रेंजर्स स्टार्ट टॉकिंग एंड गेटिंग टू नो ईच अदर, एंड देन ओके द रिलेशनशिप आर फॉर्म्ड व्हेन दे ओके have more interaction and the communicating help us the people to express their ideas feelings। और लास्ट आपको यहाँ पर लिखना हो कम्युनिकेशन प्लेज अ विटल रोल इन द ह्यूमंस लाइफ। ये आपको हर लाइन, हर जितने भी आंसर आप लिखें कम्युनिकेशन रिलेटेड, उस पर आपको हर लाइन में लिख देना होगा कि कम्युनिकेशन प्लेज अ विटल रोल इन द ह्यूमन लाइफ। जो कम्युनिकेशन मनुष्य के जीवन में एक बड़ी भूमिका को निभाती है। क्लियर ना? ये आपको हर क्वेश्चन के आंसर लिख देना जितना आपका कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो एक क्वेश्चन हमने वन पढ़ लिया। अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका कम से 5 से 6 बार आपके एग्जाम में हर बार रिपीट हुआ, और हो सकता है इस बार भी आपका रिपीट हो। तो देखिए, तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, तो व्हाट आर द ओके डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के प्रकार क्या होते हैं? राइट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसे आ सकता है कि कम्युनिकेशन के प्रकार लिखिए। सो द स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिकेशन, या फिर कम्युनिकेशन की संरचना को बताइए। कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है? देखिए, तो पहले लिखेंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन विभिन्न प्रकार की होती है। नंबर लिखेंगे पहले वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये दोनों से एक दूसरे अपोजिट होते हैं, एक पहले वर्बल और आपको दूसरे नॉन। अगर आपने वर्बल याद कर लिया तो आपको ऑटोमेटिकली नॉन वर्बल आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, the communication which is okay the communication in which we use okay words language is called the verbal communication। ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें हम okay भाषा का प्रयोग करते हैं, लिखने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे अभी आपको मैं बोल के पढ़ा रहा हूँ, इसमें किसका यूज कर रहे हैं? अपनी भाषा का हम इसमें यूज कर रहे हैं, तो एक ऐसी होगी आपकी वर्बल कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। तो द कम्युनिकेशन इन विच ओके वी यूज वर्ड्स लैंग्वेज इज कॉल्ड द वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपका लिखा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन इन विच वी यूज आवर बॉडी लैंग्वेज, यानी कि ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें ओके हम बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, वो सभी आपके किस में आते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे आते हैं। क्लियर? एंड अदर थिंग्स टू कम्युनिकेट ओके विथ पीपल इज कॉल्ड द ओके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आप समझ गए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? आपको इसमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को, यानी कि अपने इसमें संकेतों का प्रयोग करना है। ऐसे कोई व्यक्ति बह रहा है या फिर गूंगा, उसको सुनाई देता है, तो क्या करता है? अपनी फिर बॉडी लैंग्वेज को वहाँ पर यूज करता है। तो समझ गया ना? द कम्युनिकेशन इन विच वी यूज अवर बॉडी लैंग्वेज की हम अपने शरीर का यूज करते हैं अपने संकेतों को बताने के लिए, अपनी भाषा को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। तो द कम्युनिकेशन इन विच वी यूज ओके अवर बॉडी लैंग्वेज एंड अदर थिंग्स टू कम्युनिकेट ओके विथ पीपल इज कॉल्ड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर आपका आंसर? अब अगला इसमें प्रकार क्या होगा आपका? फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये भी एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे बिल्कुल मिलते जुलते हैं, सेम। तो देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? द कम्युनिकेशन इन द जॉब और बिजनेस सर्कल इज कॉल्ड द फॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी कि ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें किसी व्यक्ति व्यवसाय के बारे में, किसी उसकी जॉब अथवा किसी बिजनेस के बारे में बात करते हैं, वो आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन का उसका पार्ट होता है। समझ करना, फॉर्मल एक तरह से होता है बिल्कुल आपका स्टैंडर्ड लेवल का, जिसमें ओके किसी व्यक्ति व्यवसाय की बात की जाए, किसी व्यक्ति से व्यवसाय के ऑफिस के बारे में बात जुड़ी हो, उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। और इसी तरह के होते हैं फॉर्मल लेटर, जो आपको अधिकारी लोगों लिखते हैं दूसरे को ऑफिस में, ट्रांसलेट करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, वो आपके फॉर्मल में आते हैं। और नेक्स्ट हमारा लेवल आता है कि आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आप जानते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विद ओके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इज कॉल्ड द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ओके, मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड को पत्र लिखते हैं, किसी दोस्त को लिखते हैं, अथवा किसी को भी अपने रिलेटिव्स में लिखते हैं, तो आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, उसको किसी प्रकार का कोई रोल नहीं होगा किसी भी व्यवसाय में, किसी बिजनेस में, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इन दोनों को आपको याद कर लेना है, फॉर्मल और इनफॉर्मल को। क्लियर इसमें से? अगला नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपका? इंपॉर्टेंट इंटरनल कम्युनिकेशन। दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिए काफी बार एग्जाम में पूछा गया इस पार्ट को कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द इंटरनल कम्युनिकेशन, या फिर राइट द डिफाइन ऑफ द इंटरनल कम्युनिकेशन की परिभाषा आप इसमें लिखिए। द कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस इन विथ ओके सर्कल ग्रुप एंड इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड द इंटरनल कम्युनिकेशन। यानी कि ऐसी कम्युनिकेशन, यानी कि जो कई लोगों के समूह के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज कि एक बड़ी मीटिंग है, ओके, हॉल में मीटिंग हो रही है, तो जो लोग वहाँ पर बैठे हैं और एक पूरा ग्रुप होगा, उस ग्रुप के बीच में जो कम्युनिकेशन, जो वार्तालाप हो रही है, उसको बोलेंगे
द कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस इन द ओके सर्कल, यानी कि किसी ग्रुप में किसी कम्युनिकेशन का होना वो आपका इंटरनल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। तो देखिए द कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस इन विथ इन ओके सर्कल ग्रुप इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड द इंटरनल कम्युनिकेशन। क्लियर इसमें आंसर आपका। नेक्स्ट इसमें हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है देखिए, व्हेन द एम्प्लॉयज ऑफ ओके ऑर्गेनाइजेशन ओके कम्युनिकेट विद द एम्प्लॉय ऑफ द एनी ओके आउट ऑर्गेनाइजेशन इन ओके देन इट इज टर्म्ड एज द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो अभी आपने क्या पढ़ा था, इंटरनल कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें क्या होता है एक ऑफिस के अंदर या किसी भी एक समूह के अंदर वार्तालाप करना, वो आपका होता है इंटरनल कम्युनिकेशन। अब इसमें देखो एक्सटर्नल मतलब क्या होगा, व्हेन द एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि जब किसी एक कंपनी के लोग, ठीक है, एक कंपनी के कर्मचारी कम्युनिकेट विद द एम्प्लॉयज ऑफ आउट एनी आउटसाइड ओके ऑर्गेनाइजेशन, की जब एक कंपनी के कर्मचारी किसी अन्य कंपनी के कर्मचारी से बात करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो व्हेन द एम्प्लॉयज ऑफ द एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट विद द ओके एम्प्लॉयज ऑफ एनी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन देन इट इज टर्म्ड एज अ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। क्लियर इसमें से आंसर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्या लिखा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब सम ओके इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक बताओ, इसमें किस पार्ट का मुख्यतः यूज करते हैं, क्या क्या इसकी टेक्निक्स होती हैं, क्या क्या इसकी विशेषता होती है, क्या क्या इसके अंग होते हैं। ठीक है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं देखिए। तो व्हेन वी कम्युनिकेट टू समवन ओके वी नीड ओके डिफरेंट टेक्निक्स। ओके, जब हम किसी व्यक्ति से किसी प्रकार कम्युनिकेशन करते हैं तो हमको निम्नलिखित चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर इसमें से पहला नंबर वन क्या होगा, फर्स्ट लिसनिंग। सबसे पहले आप उसकी जो व्यक्ति कह रहा है उसकी आपको बात को सुनना पड़ेगा, यानी कि उसकी लिसनिंग करेंगे, उसको सुनेंगे। ठीक है, फिर उसके जब आपने सुना तो उसके आपके अंदर उसमें आंसर आएगा, यानी कि उसने जो पूछा उसका आप आंसर देने के लिए बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्पीकिंग। ठीक है, तो देखिए लिसनिंग और स्पीकिंग किस में आते हैं, आपके ओरल कम्युनिकेशन। इनको हम ओके मौखिक कर सकते हैं, इनको हम सुनेंगे और बोलेंगे, तो आपके ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है आपका लिसनिंग और स्पीकिंग। ठीक है, अब सेकंड पार्ट आता है आपका देखो रीडिंग वाला। ठीक है, ये आपका लिसनिंग में क्या होगा, स्पीकिंग आएगा, ये ओरल कम्युनिकेशन पार्ट है। अभी देखो रीडिंग में क्या होगा आपका, रीडिंग यानी किसी चीज़ को आपने पढ़ा और उसको लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, किसी आपने क्वेश्चन पढ़ा और अपना आंसर लिखना स्टार्ट किया, वो कैसे होगा, आपके रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो रीडिंग राइटिंग यानी कि रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट आपका होता है। ये क्वेश्चन काफी पूछा गया है। अगला नंबर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय द टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इसको याद कर लेना, रट लेना इस क्वेश्चन। ठीक है, ये काफी बार पूछा गया है। ठीक है, इसमें लिखा आपका व्हाट डू यू मीन बाय द ओके टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के टूल्स से आप क्या समझते हैं, नेम सम ओके मॉडर्न टूल्स ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन कुछ ओके मॉडर्न टूल्स के बारे में बताइए। ठीक है, तो इसमें लिखा टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स ओके प्रोसेस और थिंग्स ओके विच मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल एंड ईजियर। यानी कि टूल्स का मतलब होता है, टूल्स आप जानते हो जो चीज़ें आप जो कोई आपके कार्य को आसान बनाते हैं तो उन सभी को हम क्या कहते हैं, टूल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति हो के अब वो साइकिल सुधारता है तो उसको उसमें टूल्स की जरूरत पड़ती है, जो उसको नट बोल्ट खोलने के लिए उसको आसानी से बना देते हैं, उनको आसानी से उसके नट बोल्ट खुल जाते हैं, किसकी मदद से, उसके जब टूल्स होंगे। टूल्स होने की टूल्स का मतलब भी होता है कि ऐसे उपकरण जो आपको किसी भी काम में सहायता करते हैं, वो आपके सभी उसमें टूल्स होते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। क्लियर ना, जैसे कोई व्यक्ति है उसको लिखना है तो उसका टूल्स क्या होगा, सबसे मुख्य लिखने के लिए उसको पेन और कागज की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें उसके टूल्स क्या होगा, पेन और कागज हो। तो इसी प्रकार से कम्युनिकेशन के क्या टूल्स होते हैं, तो देखिए द टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस और थिंग्स ओके विच मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल और ईजी। यानी कि कम्युनिकेशन के टूल्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो कम्युनिकेशन को आसान बनाती हैं, संभव बनाती हैं, वो सभी आपके कम्युनिकेशन टूल्स में आते हैं। देखिए, तो लैंग्वेज इज द ओल्डेस्ट टूल ऑफ द कम्युनिकेशन। जो भाषा है वो कम्युनिकेशन सबसे पुराना टूल है। अगर भाषा डेवलप नहीं होती तो कम्युनिकेशन का कोई प्रकार का इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, और ड्यू टू द ओके डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देयर आर द ओके न्यू मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन एज लाइन। की देखो जैसे जैसे साइंस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ तो उसी तरीके से कम्युनिकेशन के टूल्स भी बढ़ते गए, जैसे लाइक इंटरनेट हुआ, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सैटेलाइट, ईटीसी, दीज आर द टूल्स ऑफ द मॉडर्न कम्युनिकेशन। है कि ओके मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल्स भी आपसे पूछे तो इसके एग्जांपल्स ये होंगे, और आपसे ओल्डेस्ट पूछे तो दैट इज द लैंग्वेज। लैंग्वेज इज द ओल्डेस्ट टूल ऑफ द कम्युनिकेशन। कंप्लीट इसमें से अगला इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया ओके व्हाट डू यू मीन बाय द ओके बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी आपका, इसमें पूछा गया कम्युनिकेशन में क्या क्या रुकावटें होती हैं, क्या क्या बाधाएं होती हैं, क्या क्या इसमें स्टॉपिंग होते हैं, क्या क्या इसमें स्टॉप करने वाली चीज़ें होती है। देखिए, तो व्हाट डू यू मीन बाय द बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। यानी कि बैरियर्स आपने देखे होंगे ना, जब आप कहीं गाड़ी वगैरह जाते हैं तो आपको वहाँ पर बैरियर्स मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका बैरियर्स मतलब रोकने के लिए उसमें बैरियर्स लगाए, तो किसी चीज़ में ऐसे आपको कोई रोकना हो तो उसमें किसका यूज़ करते हैं, बैरियर्स का वहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे आप सेंटेंस को हमने कंप्लीट किया, लास्ट में हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, तो फुल स्टॉप इज द वर्किंग एज अ फुल स्टॉप इज द वर्किंग एयर बैरियर। ठीक है, तो व्हाट इज यू मीन बाय द ओके बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बैरियर का मतलब क्या होता है, यानी कि बैरियर मतलब रुकावट क्या कहते हैं। जब कम्युनिकेट करते हैं तो अचानक से किसी प्रकार से रुक जाते हैं, उसको हम बोलते हैं बैरियर। ठीक है,
तो कम्युनिकेशन इज द इंटरप्टेड टू ड्यू टू द ओके, कम्युनिकेशन इज इंटरप्टेड ड्यू टू ओके कम्युनिकेशन बैरियर, जो कम्युनिकेशन होती है यानी सामान्यतः कुछ कारणों से रुक जाती है। दीज ओके बैरियर्स डिस्ट्रॉय द कम्युनिकेशन एंड समटाइम्स स्टॉप इट ऑल। ओके, ये जो बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं या फिर उसको रोक देते हैं और कुछ समय के लिए उसको रुकना पड़ता है। देखिए, तो फॉलोइंग बैरियर्स एंड रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रॉय कम्युनिकेशन, कुछ कारण मुख्यतः होते हैं जो कम्युनिकेशन बैरियर को रोकने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 देखिए इंटरपर्सनल बैरियर्स, देखो जो मनुष्य के अंदर सेल्फ होते हैं, देखिए इंटरपर्सनल बैरियर, जैसे लिखा फ्रॉम सेंटर और रिसीवर साइड, यानी कि देखो जो व्यक्ति आपको कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कि आप जैसे किसी चीज़ को कोई भेज रहे हैं, ठीक है, आपने किसी मैसेज को सेंड किया लेकिन वो मैसेज आपका सेंड नहीं हुआ, तो आपको क्या होगा, सेंडर का फॉल्ट है। और देखो आपने उसको भेजा लेकिन उसने टाइम से उसको रिसीव नहीं किया, तो इसमें क्या होगा, रिसीवर का फॉल्ट होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल बैरियर, ठीक है, यानी कि ह्यूमंस के द्वारा होते हैं, क्लियर ना। और बिटवीन सेंडर और रिसीवर इसमें आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट आंसर देखो, सेकंड क्या होगा, फिजिकल और एनवायरमेंट बैरियर, यानी कि या किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए उसको बोलेंगे फिजिकल और एनवायरमेंटल बैरियर। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, जो आपको पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा है, पूरा संगठन है, उसकी तरफ से कोई बैरियर, उसकी वजह से कोई रुकावट, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। और नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपका, टेक्निकल बैरियर। लास्ट आपका बैरियर इन मेथड से रखते हैं। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, इसको आपको याद करना है, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम इसको पढ़ लेते हैं, इसका आपको कराते हैं उसकी ग्रामर का पार्ट। लिखा है ओके, नेम द ओके वेरियस काइंड्स ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन। ओके, लिखित कम्युनिकेशन के प्रकार लिखिए। ठीक है, लिखित कम्युनिकेशन के कई प्रकार आपको लिखने पड़ेंगे। तो पहला क्या प्रकार होता है, सबसे पहले लिखते हैं पर्सनल लेटर्स, उसका प्रकार होता है। नंबर सेकंड क्या होगा, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रिपोर्ट और नोटिस, ये सभी आपके किसमें रिटन कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं। उसके एग्जांपल्स आप इस लेसन को कह सकते हैं कि राइट द एग्जांपल्स ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन, लिखित कम्युनिकेशन कुछ उदाहरण लेकर बताइए। जैसे आपका किसी पर्सनल लेटर लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रिपोर्ट्स, नोटिस, इट सभी आपके रिटन कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है। क्लियर यहाँ तक। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। तो देखिए अगला पार्ट हमारा इसमें लिखा चेंज इनटू द इनडायरेक्ट फ्रॉम द स्पीच, यानी कि आपको देखो जो डायरेक्ट गिवन है इनको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। इनको हम कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट आपको गिवन है, इसमें आपको इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। अगर देखिए आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी जिसमें मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया डिटेल में बिल्कुल अच्छे से, तो पहले आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको 10-10 मिनट 20 मिनट की क्लासेस होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, और आपने उनको अच्छे से पढ़ लिया तो आपको इसमें आसानी से आ जाएंगे। क्लियर इसमें। तो फिर आपको थोड़ा सा रिविजन कराते हैं। देखिए इसमें लिखा होता है कुछ नियम्स आपको आने चाहिए। पहले सबसे पहले आपको एक सिंपल से एक बार रिविजन करा देते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है इसमें सन, एस यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें जो भी फर्स्ट पर्सन के सब जो करता होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन के जो आपके होते हैं पार्ट, वो आपको किसी सब्जेक्ट से चेंज होगा, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, थर्ड पर्सन आपका नो चेंज होता है। ठीक है, तो सन आपको याद रखना होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है इसमें। क्लियर ना, इसको याद रखना। अब सेकंड पार्ट आपको क्या रखना, इसके टेंस रूल। ओके, टेंस के आपको नियम याद रखना कि टेंस कैसे चेंज होते हैं। तो जितने भी प्रेजेंट क्या रखना इसमें, जितने भी प्रेजेंट के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस होते हैं, वो सभी कहाँ बदल जाते हैं, अपने आप पास्ट में बदल जाते हैं। पास्ट में बदल जाते हैं, कैसे कहोगे, पास्ट टेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए अगर आपको यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट गिवन है तो आपका वो ऑटोमेटिक कहाँ होगा, आपका इनडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस गिवन है तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट इजीली हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट देखिए, अगेन हेयर, अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट अगर आपका यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस गिवन है तो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ऑटोमेटिकली वहाँ पर चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। क्लियर ना, इतना आपको लर्न रखना है। इसमें से टेंस चेंजेस में आपको नियम रखना, जितने प्रेजेंट के टेंस होते हैं चेंजेस इनटू द पास्ट टेंस। क्लियर। अब नेक्स्ट नंबर देखो, इसमें से लर्निंग करना आपको होगा जितने फ्यूचर के होते हैं, अंडरस्टैंड ना, फ्यूचर में जितने हम मेनली किसका यूज़ करते हैं, या तो विल होगा या फिर सेल होगा। ठीक है, विल या सेल होता है, बट लेकिन आपके इनडायरेक्ट में क्या होगा, विल का क्या कर देते हैं, बोलो नीचे वुड, विल चेंज होता है वुड में, और सेल का कहाँ चेंज होगा, आपका शुड में। ठीक है, विल का क्या होगा वुड एंड सेल का क्या होगा आपका शुड। अब बात करते हैं पास्ट की, बच्चे पास्ट टेंस, तो पास्ट में क्या करना होता है आपको, पास्ट इंडेफिनिट, अंडरस्टैंड ना, पास्ट इंडेफिनिट आपका चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है आपका यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, इतना आपको रिवाइज करना है इसमें से। और पास्ट कॉन्टिन्यूस आपका फिर से यहाँ पर चेंजेस होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। क्लियर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ये अगर आपने रिवाइजेशन को कर लिया, रूल्स को अगर आपको याद है तो आपको ऑटोमेटिकली सब यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, ये आपको रूल्स अच्छे से याद करना है। मैंने आपको टेंस उसमें डिटेल में पढ़ाया था लास्ट क्लास में। क्लियर यहाँ तक। तो इनको चेंजेस करने होते हैं हमको, टेंस यहाँ पे कन्वर्ट होगा हमारे। अब यहाँ से देखिए नंबर 1, तो इनको चेंजेस करना स्टार्ट करें। पहले इसमें देखिए, और आपको इसमें मेनली आपको जो एग्जाम होता है उसमें देखिए ओनली 4 क्वेश्चंस आपके आएंगे इनडायरेक्ट को चेंज करने। ठीक है, 4 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें आपको 4 क्वेश्चन में 4 को करना होगा, और एक एक नंबर का आपका क्वेश्चन, यानी कि 1 मार्क का आपको मिलेगा, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क उसमें गिवन होगा।
यानी आपने 4 क्वेश्चंस के लिए तो आपको 4 नंबर उसमें मिल जाएंगे। क्लियर, बिल्कुल इजी तरीके से हैं, सबसे आसान तरीके से होते हैं। देखिए तो फर्स्ट आपका लिखा चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो इसमें आपके टोटल 4 क्वेश्चंस आपके आते हैं, 4 में से आपको चारों करना और हर मार्क आपका 1 नंबर के लिए मिलेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन को। तो देखिए नंबर लिखा आपका राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कैन यू ओके स्पेयर सम मनी फॉर मी। ओके, क्लियर ना। तो राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। ओके, तो आपने देखा इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखे हुए ना, वहाँ पर शुरुआत आपकी किससे स्टार्ट हो रही है। आपके यहाँ पर शुरुआत तो आपकी हो रही है इसमें हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि आपको कौन सा टेंस आपका इंटरोगेटिव टेंस आ गया। तो इंटरोगेटिव में कैसे बनाते हैं, सिंपल से मैं बताया था। सबसे पहले लिखना होगा आपको सेम एज इट इज राम, लिखा आपने राम। सेड टू किस में कन्वर्ट होगा आपका, सेड टू कन्वर्ट होगा हमारा यहाँ पर आस्क्ड में, राम आस्क्ड मी। ठीक है, कॉमा इन्वर्ट कॉमा खड़ा। देखो अगर आपका सिंपल टेंस होता तो उसमें हम डेट कंजक्शन यूज करते हैं, बट यहाँ पर आपका इंटरोगेटिव पार्ट है तो किसका यूज करना होगा आपको यहाँ पर इफ या फिर वेदर का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इफ का। ठीक है, राम आस्क्ड मी इफ। अभी देखो शुरुआत में क्या करना है आपको, कैन का क्या होगा, कोड होता है, बताया था मैंने कैन का कोड होगा आपका सेम, लिखेंगे कोड। यू सेकंड पर्सन चेंज आपका ऑब्जेक्ट से होगा, सेकंड पर्सन देखिए तो आई माई मी होता है ना फर्स्ट से, फर्स्ट पर्सन आपका आई माई मी होगा, सेकंड पर्सन में यू योर्स आता है, तो यू किससे कन्वर्ट होगा, आई से, तो लिखेंगे आई कुड आई स्पेयर सम का क्या होता है बताइए, सम का नो लिखेंगे, कुड आई स्पेयर नो मनी। ओके, कुछ वर्ड्स होते हैं इसमें चेंज हो जाते हैं, जैसे दिस का डैट होता है, दिस का दोस्त होता है, टुडे का डैट डे होता है, यस्टरडे का प्रीवियस डे होता है, इनको आपको लर्न करना है। ठीक है, सम का नो लिखेंगे, सम का क्या हो जाएगा, नो मनी फॉर मी। देखिए मी फिर से फर्स्ट पर्सन चेंज आपको कहाँ से होगा, आपका इस बार सब्जेक्ट से होगा, तो सब्जेक्ट में आपका क्या लिखा, राम इज द बॉय, यानी कि ही लिखेंगे, ही हिज हिम, आई माई मी। ठीक है, क्लियर होगा, आपको यहाँ पे लिखेंगे हिम आ जाएगा। ओके, इनको आपको याद रखना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, प्रीवियस क्लास आपको उसमें अपलोड किया गया है, उसको आप देख लीजिए वहाँ से। अगर नेक्स्ट नंबर देखो उसमें लिखा आपका माई फादर सेड टू मी डू नॉट ओके वेस्ट योर टाइम। मेरे पिता ने कहा ओके कृपया टाइम बर्बाद ना करें या फिर टाइम को वेस्ट बिल्कुल मत करो। ठीक है, तो देखिए डू नॉट लिखा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यानी कि आपका एक तरह से इसमें इंपेरेटिव का पार्ट यहाँ पर गिवन है। ओके, अब इंपेरेटिव को कैसे चेंजेस करना है, इसमें देखो इंपेरेटिव है लेकिन डू नॉट लिखा, मैं बताया था डू नॉट आपको गिवन है तो उसमें नॉट टू में हम इसको इजीली कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे माय फादर। ओके, फादर आपको क्या देंगे, या तो ऑर्डर देंगे या फिर एडवाइस देंगे, तो लिखेंगे सिंपल से माय फादर एडवाइज्ड मी। डू नॉट का क्या होगा आपका, नॉट टू, अंडरस्टैंड, डू नॉट का नॉट टू वेस्ट योर सेकंड पर्सन चेंज ऑब्जेक्ट होगा माय टाइम, फुल स्टॉप, सेंटेंस फिनिश आपका। अब नेक्स्ट नंबर पढ़िए, इसमें शीला सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा आई हैव ओके लॉस्ट माय वॉच। शीला सेड आई हैव ओके लॉस्ट माय वॉच, ये आपको गिवन है, इसमें इसको चेंजेस करना, तो शीला का सेम लिखेंगे, बिल्कुल सेम लिखा, तो लिखा हमने शीला सेड सिंपल टेंस, तो इसमें कॉमा इनवर्ट कॉमा को हटा के किसका यूज़ करना होगा आपको, यहाँ पर डैट का यूज़ करेंगे, सिंपल टेंस है, तो लिखेंगे शीला सेड डैट आई फर्स्ट पर्सन चेंज सब्जेक्ट, शीला का क्या लिखेंगे यहाँ पर सी, जितने प्रेजेंट के होते हैं कहाँ कन्वर्ट होते हैं आपके पास्ट में, हैव का क्या होगा आपका यहाँ पर हैड, सी हैड लॉस्ट, माई आपको किसमें फर्स्ट पर्सन में आता है, तो आई माई मी, तो माई कहाँ से कन्वर्ट होगा आपका फर्स्ट पर्सन, तो सी का क्या होगा सी हर लिखेंगे आई लॉस्ट हर वॉच। फिनिश आपके सेंटेंस यहाँ तक इजी थे। अब नेक्स्ट नंबर पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दे सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा व्हाट अ प्लीजेंट साइट इज ओके, व्हाट अ प्लीजेंट साइट इट इज़। ओके, तो आपको इस तरह से इसमें लिखा एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला सेंटेंस। ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस है, देखिए दे, और आपका एक्सक्लेमेटरी आता है तो इसमें देखो किसका यूज करते हैं, दे सेड के क्या आएगा, दे एक्सक्लेम्ड व्हाट, सिर्फ लिखना आपको व्हाट अ प्लीजेंट साइट इट, थर्ड पर्सन इट वॉज, इसका क्या होगा आपका वॉज कंप्लीट, इसमें आपका इस तरह से इसको चेंजेस करना होगा बिल्कुल इजी तरीके से। तो इतना याद रखें, अगर आपका सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव तो आपको कंजक्शन वहाँ पर इफ या फिर वेदर का यूज़ करना, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड वाला कोई सेंटेंस हो तो सिंपल से वहाँ पर कोई भी आपको यूज़ नहीं करना होता है, अगर आपका एक्सक्लेमेटिव आया तो आपको सैड टू या फिर एक्सक्लेम्ड का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट नंबर पढ़ो यहाँ पर क्वेश्चन आपका, वी सेड टू हर कॉमा इनवर्ट कॉमा शी इज लुकिंग गुड, तो लिखेंगे वी सैड टू का क्या लगाते हैं हम यहाँ पर टोल्ड, वी टोल्ड हर कॉमा इनवर्ट कॉमा हटा लगाए फिर हमने डैट यहाँ पर, वी टोल्ड हर डैट, सी थर्ड पर्सन नो चेंज होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो सी का सी लिखेंगे सी, इस कहाँ पे होगा कन्वर्ट आपका वॉज में, सी वॉज लुकिंग गुड। लीजिए आपके इस प्रकार से डैट एंड डैट हमारे पूरे कंप्लीट हो गए, जो आपको 4 नंबर्स में पूरे एग्जाम में आपको पूछे आते हैं। ईजी थे आपके लिए, क्लियर ना, तो इसलिए एग्जाम पे आते हैं। अगला नंबर पाते हैं, नेक्स्ट नंबर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके
इसमें भी आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं और ये भी आपको 4 नंबर में पूछा जाएगा। इसके टॉपिक का नेम है आपका एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है। अगर इसमें आपको एक्टिव गिवन होंगे तो आपको इसमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। इसमें आपको 4 क्वेश्चंस इसमें गिवन होंगे और इसमें आपको 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और हर क्वेश्चन में आपको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करेंगे और 4 क्वेश्चन आपके इसी तरह के एग्जाम में आएंगे। डिफरेंट टाइप के आते हैं, एक तरह के क्वेश्चन नहीं आते। अगर आपको एक सिंपल का होगा तो सेकंड आपको इंपेरेटिव का भी हो सकता है और इसके इंटरोगेटिव का ही पार्ट आ सकता है। तो इस तरह से इनको आपको चेंजेस करना होगा कहाँ पर, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने रूल्स आपको लिखा है ऑलरेडी। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो इन रूल्स को आप प्रीवियस क्लास से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो उसको मैंने बिल्कुल से 10 या 12 मिनट की क्लास होगी, उसमें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है इसमें, द लॉयन किल्ड द रैबिट, यानी कि लॉयन ने रैबिट को किल किया, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान लिख देते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे द रैबिट गिवन उसको हम कहाँ लिखेंगे, सब्जेक्टिव पार्ट में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, द रैबिट को हम यहाँ पे सेम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रिटर्न किया द रैबिट, क्लियर, द रैबिट। यहाँ से देखिए द रैबिट से क्लियर आपका, द लॉयन किल्ड द रैबिट लिखा। अब इसको हमको कहाँ कन्वर्ट होगा, और आपका पास्ट सिंपल गिवन है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो कहाँ कन्वर्ट होता है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। देखिए, तो पास्ट इंडेफिनिट कहाँ कन्वर्ट होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। तो द रैबिट वॉज किल्ड बाय, सब्जेक्ट क्या होगा आपका यहाँ पर, बाय द लॉयन। कंप्लीट इसमें हमारा सेंटेंस। तो आपको इतना याद रखना। इसके एक बार रिवाइज करा देते हैं। सब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर, फिर इसका टेंस चेंज करते हैं। देखिए, यहाँ लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ लिखते हैं, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट के स्थान लिखें। इसके बाद हमको क्या करना होता है, टेंस चेंज, ठीक है। याद रहेगा आपको, टेंस चेंज करेंगे। इसके बाद टेंस चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्या करना होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना होगा। इसका आप अपने अकॉर्डिंग उसको क्या लगाते हैं, फिर बाय लगाते हैं। यहाँ पे टू का भी यूज़ हो सकता है, इनका भी हो सकता है, लेकिन आपको इसको याद रखना, प्रीपोजिशंस में करेक्ट यूज़ करनी होगी, ठीक है। बाय का यूज़ कर सकते हैं। फिर सब्जेक्ट को कहाँ लिखेंगे, इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पर इसको हम लिख लेते हैं। क्लियर यहाँ तक आपके, तो ईजी थे आपके यहाँ पर। अगला नंबर देखिए, दिस पेन इंटरेस्ट मी, ओके, दिस पेन इंटरेस्ट मी, यानी कि पेन मुझे पसंद है। देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे आई को, ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो आई। अब यहाँ पे देखो कौन सा आपका टेंस है, दिस पेन इंटरेस्ट मी, ऐसे इस लगा, बल्कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसी है, दिस इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ कन्वर्ट होता है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे यहाँ पर हम, माई, आई के अकॉर्डिंग एम आएगा, आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पर, एम। अब इसके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो इंटरेस्ट का क्या होगा, इंटरेस्टेड लिखा हमने, इंटरेस्टेड, ओके, आई एम इंटरेस्टेड। अब देखो, इंटरेस्टेड का कभी बाय नहीं आता, याद रखना, इंटरेस्टेड इन आता है, याद रखना इसमें, इंटरेस्टेड इन, ओके, इंटरेस्टेड इन दिस पेन, इंटरेस्टेड इन दिस पेन, इंटरेस्टेड इन दिस पेन, याद रहेगा। आपको कुछ वर्ड्स लिखा देते हैं। देखो, जब भी अगर आपको इंटरेस्टेड आया वर्ब में, तो आपको इंटरेस्टेड वाई का यूज नहीं करना, इनका यूज करेंगे। अगर आपको वहाँ पर लिखा आ जाए नो, याद रहेगा, तो नो की फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म नॉन होती है, नॉन टू होगा, नॉन टू के आपको यहाँ लिखना होगा, जूनियर टू, सीनियर टू, इस तरह से आपको प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज़ करना होगा बेसिकली, ठीक है। इंटरेस्टेड इन, तो इस तरह का हम इसमें यूज़ करते हैं, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला देखो, इसमें लिखा आपका, डू नॉट इंसल्ट द वीक, यानी कि कमजोर की इंसल्ट मत करो, उसकी बेइज्जती मत करो, डू नॉट इंसल्ट द वीक। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपका टेंस आपका इंपेरेटिव का आ गया, उसको हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने कैसे करेंगे, डू नॉट इंसल्ट द वीक। जब भी अगर आपको इसमें गिवन हो किसका, इंपेरेटिव का गिवन हो, तो इंपेरेटिव को बदलने के लिए क्या बताया मैंने, या तो आप इसमें सिंपल से लिख सकते हैं, यू आर एडवाइज नॉट टू, यू आर एडवाइज टू, और यू आर ऑर्डर टू, इस तरह से आप बना सकते हैं। या फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना होगा, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होगा। तो आप इसमें कुछ सिंपल से बनाइए, डू नॉट इंसल्ट द वीक, यानी कि इसमें आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो इसमें लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड, सिंपल से लिखना होगा यू आर। जब भी अगर आपको कोई एडवाइस है तो यू आर एडवाइज टू, जब कोई अगर आपको कोई ऑर्डर दे तो यू आर ऑर्डर टू, इस तरह से हम इसमें लिखते हैं। तो यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू की अगर क्या होगा, नॉट टू, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वाला पार्ट है ना, तो लिखेंगे नॉट टू, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द वीक, इंसल्ट द वीक। कंप्लीट हमारा सेंटेंस, हाँ तो फिनिश आपके। अब लास्ट देखो, इसमें आपका इसमें आ गया आपका इंटरोगेटिव का पार्ट। इसमें लिखा हु हैज़ रिटन दिस बुक, हु हैज़ रिटन दिस बुक, इसको आपको कंप्लीट करना होगा। तो उसको कैसे कंप्लीट करेंगे, सिंपल सा, तो हु हैज़ रिटन दिस बुक लिखा, इसको कैसे करते हैं, जब भी रहता था आपको शुरुआत में इंटरोगेटिव पार्ट में हु हो, तो क्या हु किसमें कन्वर्ट होता है, आपको वाई होम में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिखेंगे सिंपल सा, हु का क्या लिखेंगे, वाई होम, वाई होम, वाई होम हैज़ किसमें लिखेंगे, हैज़ का, वाई होम हैज़, देखो हैज़ आ गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, तो कहाँ कन्वर्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हु लिखेंगे वाई होम हैज़ दिस बुक, दिस बुक
बीन रिटिन, ठीक है, रिटिन। क्लियर, इसमें से हमारा सेंटेंस हमारा कंप्लीट। तो इस प्रकार से हमने इनके एक्टिव टू पैसिव वॉइस हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं अगले पार्ट के, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पार्ट आपका इसमें लिखा फिल दी करेक्ट फॉर्म्स। में आपको वर्ब की सही फॉर्म को फिलअप करना है। तो उनको कैसे फिलअप करेंगे, सबसे पहले देखिए इनमें आपको वर्ब की सभी फिल्म को सही फॉर्म्स को फिलअप करना है। तो पहले आपको लिखना होगा ही डैश द लॉयन यस्टरडे। अगर आपने टेंस को अच्छे से पढ़ रखा है, अगर आपने टेंस को अच्छे से पढ़ रखा हो तो आपको आसानी से फॉर्म्स को फिलअप करना आ जाएगा, ठीक है। इन फॉर्म्स को अच्छे से आपको फिलअप करना आ जाएगा अगर आपने टेंस को फिल कर लिया। यही भी आपके 4 नंबर्स में क्वेश्चन आते हैं पूरे, ठीक है। 4 नंबर के, एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर आपको इनसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो लिखा ही डैश द लॉयन यस्टरडे, यानी कि यस्टरडे किसी बात के प्रीवियस पार्ट की, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। उसने लॉयन को महाराज यानी कि शॉर्ट किया मार, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ही डैश द लॉयन यस्टरडे। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सूट की देखो पास्ट सिंपल का नियम क्या होता है आपका, पास्ट यानी कि इंडेफिनिट का नियम होता है। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, सबसे सब्जेक्ट, उसके वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ही शॉट द लॉयन, लेकिन सिंपल से ही शॉट द लॉयन, कंप्लीट इसमें से फिनिश हमारा। तो इसको आपको देखना पड़ेगा पूरा सेंटेंस को, और आपका प्रेजेंट पे डिपेंड है तो हम प्रेजेंट के टेंस का यूज़ करके इसको फिलअप करेंगे। अगर आपका पास्ट पे डिपेंड है तो पास्ट के ऊपर डिपेंड करना होगा, और फ्यूचर में तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे लिखा होता अगर टुमारो ही शॉट द लॉयन, तो क्या होगा ही विल शूट द लॉयन टुमारो। यहाँ पर आपको देखो पास्ट में, इसलिए हम सेकंड फॉर्म का हमने यूज़ किया, शूट की क्या होती है शॉट लिखते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए द हेड मिस्ट्रेस डैश वेरी डिसअपॉइंटेड। अब देखो जब भी आपको लिखा आ जाए बी ई, याद रखना जब भी आपको उसमें लिखा आ जाए बी ई, इसका मतलब होता है आपको यहाँ पे ओनली हेल्पिंग वर्ब ही फिलअप करनी है, ओनली आपको हेल्पिंग वर्ब इसमें फिलअप करनी है। आप इसमें एज का यूज़ कर सकते हैं, एम का, आर का, वॉच, वर, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको केवल हेल्पिंग वर्ब ही फिलअप करनी है, वर्ब इसमें आपको नहीं दी, ठीक है। द हेड मिस्ट्रेस डैश वेरी डिसअपॉइंटेड, जो आपके हेड मिस्ट्रेस में आपको कैसे हताश यानी निराश है, तो क्या लिखेंगे द हेड मिस्ट्रेस इस, इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं द हेड मिस्ट्रेस इज वेरी डिसअपॉइंटेड, वो काफ़ी निराश हैं, कंप्लीट। इसमें से अगला नंबर पढ़ो हु डैश यू इंग्लिश लास्ट ईयर, आपको पिछले वर्ष इंग्लिश कौन पढ़ाता था, हु, ठीक है, पढ़ाता था, समझ गए, लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैंने बताया था पास्ट में चला गया, टेंस को क्या होता है सिंपल सा, तो हम बनाएंगे इसको पास्ट सिंपल में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट हम इसको बनाने वाले, तो लिखेंगे हु टॉट, क्लियर ना, हु टॉट। अगर आपका देखो सिंपल टेंस होता तो हम डेट का यूज़ करके इसको फर्स्ट फॉर्म ले दी, लेकिन आपका किसमें ये पैसिव वॉइस में गिवन है दोस्तों, ये कैसा आपका पैसिव वॉइस में लिखेंगे हु टॉट, क्लियर ना, इसमें लिखेंगे हु टॉट यू इंग्लिश लास्ट ईयर। अब लास्ट देखो इंपॉर्टेंट आ गया, ही हैज़ डैश इन यूएसए सिंस 1888, ओके, सिंस 1888 लिव, ओके, ब्रैकेट आपको दे रखा है इसमें लिव। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको सिंपल सा करने के लिए हमको कुछ लिखना, आपको लिखना होगा जस्ट इसमें सिंपल सा, सबसे पहले हम इसमें लिखा होगा आपका ही हैज़ डैश इन यूएसए, ओके। तो आप समझ गए हैज़ लिखा उसमें आपका सिंस है, फॉर दे रखा, सिंस दे रखा और टाइम भी दे रखा, तो आप समझ गए कौन सा टेंस होगा, हैज़ के अकॉर्डिंग ये बन गया आपका कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो उसका नियम क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, हैज़ या हैव बीन लगाते हैं, तो हैज़ लिखा, उसके आपको लगाना होगा बीन, इसका लिखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लिव, तो लिखा लिव हमने, और आईएनजी लगाते तो लिविंग हो जाएगा, ही हैज़ बीन लिविंग इन यूएसए सिंस 1888, हमारा टेंस यहाँ तक कंप्लीट इसमें पूरी तरह से। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगला देखिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिखा आपका पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस आपका कम से कम 3 या फिर 4 नंबर में कभी कभार आ जाता है, कभी कभार 5 में भी दे देते हैं, लेकिन आपको मोस्टली 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछ जाते हैं। एक सेंटेंस आता है केवल, इसमें कितना, एक सेंटेंस आएगा, वो भी 4 से 5 नंबर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पंक्चुएशन मतलब उसको बिल्कुल सही तरीके से अरेंज करना, उसको सही तरह से कुछ कैपिटल लेटर्स को उसमें अरेंज करना होता है, कुछ कॉमा लगाने होते हैं, कुछ जगह फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन सभी का हमको इसमें यूज़ करना होता है। पंक्चुएशन का मतलब ये होता है, और आपने नहीं पढ़ा तो उसको प्रीवियस क्लास से पढ़ सकते हैं, वो भी आपकी 5 या 10 मिनट्स की वीडियो होगी, ज़्यादा नहीं। तो देखिए, तो उसमें पंक्चुएशन का मतलब होता है मुख्यतः क्या, इसमें कॉमा लगाइए, फुल स्टॉप लगाइए, इस तरह से हमको इसमें यूज़ करना होता है, और कैपिटल लेटर्स के से मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो देखो सबसे पंक्चुएट करने सेंटेंस को, मैंने सेंटेंस पढ़ा आई एम बाइंग बुक्स पेन्स कैरी बैग्स फ्रॉम दिल्ली, ओके। तो देखिए सबसे पहले बताया था, जब सेंटेंस की हम शुरुआत करते हैं तो उसमें फर्स्ट लेटर कैसे लिखते हैं, उसमें हम कैपिटल लिखते हैं, तो सब्जेक्ट को हम लिखा कैपिटल, लिखा हमने आई, क्लियर ना, आई एम बाइंग। अब यहाँ से पढ़ो उसके आई एम बाइंग है लिखा बुक्स पेन्स कैरी बैग, क्या आप एक साथ रहे हो, किताब, इसको पढ़ेंगे कैसे, देखो किताब पेन कैरी बैग, तो ऐसे पढ़ेंगे किताब पेन और कैरी बैग, ये सही रहेगा ना। तो इसमें किताब अलग होगा, एक साथ लिखा किताब पेन कैरी बैग, ये गलत हो जाएगा, ये आपके कुछ अलग रहेगा, कुछ स्मॉल पॉज आएगा, इसमें थोड़ा थोड़ा ब्रेक आएगा, देखो। तो लिखेंगे आई एम बाइंग बुक्स, लिखा हमने यहाँ पर बुक्स, फिर कॉमा पेन्स, फिर से कॉमा कैरी बैग्स फ्रॉम। आप देखिए दिल्ली किसी सिटी का नेम आ गया, तो दिल्ली का क्या लिखेंगे, डी कैपिटल आपको लिखना होगा,
फ्रॉम दिल्ली फुल स्टॉप। लीजिए आपका सेंटेंस फिनिश। ठीक है, 4 से 5 नंबर आपके तैयार हो गए। अगला नंबर पढ़ते रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए। इसको पहले सेंटेंस को पूरा पढ़ा करो। इसमें लिखा आपका आई एम श्योर आई विल बी ओके एबल टू डू अ लॉट ऑफ वर्क सेड द बॉय। ओके, लड़के ने कहा मैं ओके श्योर हूँ कि मैं बहुत सारा वर्क कर सकता हूँ। ठीक है, तो सेड द बॉय, आप इस पार्ट को देखो, आपको देखा लग रहा है ना, ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पार्ट आ गया, तो इसमें आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का डेफिनेटली इसमें यूज़ करना होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं सिंपल सा, आई एम श्योर लिखा है इसमें, आई एम श्योर। देखो एक सेंटेंस तो हो गया, आई विल डू, देखो दो सब्जेक्ट आ गया, यानी कि यहाँ पे जरूर इसमें दो सेंटेंस हैं, दो भाग इसमें लिखे हैं। तो आई एम श्योर, फिर यहाँ लगा देंगे कॉमा, आई का फिर लिखेंगे विल आई विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। यहाँ तक तो हम लिख लिया। अब देखो सेड द बॉय, तो यहाँ पे कॉमा लगाना होगा, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ भी शुरुआत में इन्वर्टेड कॉमा आएंगे। लिखेंगे सेड दी बॉय का आपको भी स्मॉल ही लिखना पड़ेगा कंप्लीट इसमें से। तो इस प्रकार से आपके पंक्चुएशन के हमारे सेंटेंस आते हैं। इनको करने के लिए बहुत आसान होते हैं, इनको आसानी से आप इसमें कर सकते हैं। अगला देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, देखो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आपको इसको बताया था आपको डिटेल में कि पैराग्राफ राइटिंग कैसे करनी है। अगर आपको देखो उसमें एक बड़ा आपको पैराग्राफ दे रखा है कि आपको इसमें लिखा होगा बहुत सारे शब्द, उसमें एक स्टोरी दी होगी, उस पैराग्राफ को पहले आप पढ़ेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे, फिर उसमें जो नीचे क्वेश्चंस देंगे, पैराग्राफ को पढ़ करके आपको उनके आंसर्स वहाँ पर लिखने होंगे। 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आपका इसमें आता है पैराग्राफ से ही। ठीक है, अगला नंबर देखिए, आपको लिखना नेक्स्ट नंबर क्या हमारा, राइट एंटोनियम्स। ठीक है, आपको इसमें एंटोनियम्स को राइट करना है। यानी कि एंटोनिम्स मतलब क्या होता है दोस्तों, विलोम शब्द हमारा इसमें होता है। एंटोनिम्स मतलब ये होता है कि हमारा विलोम शब्द, एंटोनिम्स मतलब होता है हमारा इसमें विलोम शब्द आपको इनका लिखना है। देखो अपोजिट, अच्छा का बुरा, गुड का बैड। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे यंगर मतलब क्या, छोटा, तो यंगर का क्या होगा आपका यहाँ पर एल्डर। इनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, बिना याद के आपको नहीं आएंगे। बस इनका मीन आ गया तो इनका आप अपोजिट मीन जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, सेव मतलब क्या होता है, बचाना, तो ओके सेव का क्या होगा, या तो आप खर्च करना भी लिख सकते हैं, ओके तो लिख लेते हैं स्पेंड। सेव का क्या होगा आपका स्पेंड, यानी खर्च करना। और दूसरा भी हो सकता है उसमें, सौरो मतलब क्या होता है, दुख, सौरो मतलब क्या, दुखी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हैप्पी, सौरो का हैप्पी। अगली मतलब क्या होता है, बस सूरत, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल से ब्यूटीफुल, या फिर प्रिटी लिख सकते हैं इसमें। ग्रीफ मतलब भी दुख होता है, तो है जॉय भी लिख सकते हैं, ग्रीफ का जॉय यानी कि आनंदित भी हो सकता है, प्रसन्नता भी। तो इस प्रकार से आपको उनको याद रखना। ये भी मुश्किल से आपके 2 या 4 नंबर्स में आते हैं। 2 नंबर्स के आपको एंटोनिम्स आते हैं, 2 नंबर्स के आपको सिनोनिम्स आने वाले हैं अभी यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको एंटोनिम्स को याद करना होगा जी, बिल्कुल सिंपल तरीके से होते हैं, बस एक ही वर्ड में आपको एक नंबर मिल जाता है सिंपल सा। अगला नंबर देखो इसमें लिखा आपका, नेक्स्ट नंबर लिखा आपको इसमें सिनोनिम्स को लिखना है। सिनोनिम्स को हम कैसे लिखते हैं, तो देखिए सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द, इनको हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को कैसे लिखते हैं हम, सिंपल सा, पर्यायवाची मतलब क्या होता है, पर्याय उनके बिल्कुल समान दिखने वाले अर्थ, उनके बिल्कुल समान होने वाले। देखो जॉय मतलब क्या होता है, प्रसन्न, तो हैप्पी मतलब भी क्या होता है, प्रसन्नता, हैप्पी, जॉय का हैप्पी। ठीक है, और ग्रीफ मतलब क्या होता है, दुख, तो सॉरो मीन्स भी क्या होता है दोस्तों आपका दुख। इस प्रकार से आपको उनको लिखने के लिए आ गया एग्जाम में। ईगर मतलब क्या होता है, उत्सुकता, उत्सुक, ये काफ़ी बार पूछा गया। ईगर का क्या लिखेंगे हम, क्यूरियस, ओके, ईगर मीन्स क्यूरियस। सिक्योर सुरक्षित, सेफ मतलब भी क्या होगा आपके यहाँ पर, सुरक्षित। कट मतलब काटना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कट का क्या लिखेंगे, या तो बाइट लिख लीजिए। ठीक है, या फिर और भी कुछ आप इसमें ले सकते हैं सिनोनिम। तो इस प्रकार से 1 नंबर का 2 नंबर के आपको सिनोनिम्स डेफिनेटली मिलेंगे एग्जाम में, और 2 नंबर के आपको इसमें इस प्रकार से एंटोनिम्स मिलते हैं। अगला नंबर देखो इसमें क्या लिखा, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इसमें 5 से 7 नंबर का, कंपोजिशन बेस्ड ऑन इमेजेस। इसमें आपको एक बड़ी पिक्चर उसमें गिवन होगी, ऐसे फॉर एग्जाम्पल उसमें लिखा होगा सफाई अभियान किया जाए, किसी प्रकार के व्यक्ति उसमें झाड़ू लगा रहा है इस प्रकार से, या फिर कोई अध्यापक आपको पढ़ा रहा है, इस प्रकार की उसमें कोई भी इमेज वहाँ पर गिवन होगी। उस इमेज को आपको अच्छे से देखना है, और जो जो आपको उस इमेज लग रहा है कि उसमें आपको डिस्क्रिप्शन करना है, उसको लिखना है, तो उसको आपको अपने तरीके से उसको लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि कैसी प्रकार से आ सकता है, कोई भी इमेज आपकी आ सकती है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका लिखा लास्ट टॉपिक बचता है हमारा, लेटर राइटिंग ऑन एनी ओके टॉपिक। किसी भी टॉपिक को आपको इसमें पत्र को लिखना होता है, किसी भी आधार पर आपको इसमें पत्र को लिखना होता है। तो उसमें आपको देखो लेटर लिखने के लिए आपको आते हैं इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के। तो आप यहाँ पे देखिए किसी प्रकार के इसमें किसी प्रकार से टॉपिक में आपको लेटर आ सकता है लिखने के लिए। तो लेटर राइटिंग ऑन एनी टॉपिक, किसी भी आपको कोई भी आपको इसमें टॉपिक गिवन होगा, तो आप उस टॉपिक को अपने अनुसार आपको जो भी इसमें लगे, तो सबसे पहले आपको उसमें लेटर लिखो। तो लेटर लिखने आप जानते हैं, अगर आपका इन्फॉर्मल, देखो लेटर आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ऑफिशियल होता है, एक सेकंड आपका इन्फॉर्मल होता है। एक यानी कि आपका फॉर्मल और सेकंड आपका इन्फॉर्मल। जो भी आपको किसी व्यक्ति को किसी संबंधित लिखते हैं, किसी व्यवसाय के संबंधित, किसी कानून के, या फिर किसी भी आपको जो
ऑफिस का वर्क होता है, जहाँ भी ऑफिस का आपका ऑफिशियल की इनफॉर्मल लेटर होता है, जो आप किसी व्यक्ति को लिखते हैं पत्र, अपने रिश्तेदार में फ्रेंड्स को लिखते हैं, वो आपके इनफॉर्मल लेटर में आते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको लिखेंगे। अब देखो सबसे नियम आपको याद रखना, इसमें लेटर की शुरुआत आपको यहाँ पे करनी होगी, उसका एड्रेस लिखेंगे, उसके ऑफिस का एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पे ETC कुछ भी लिखना होता है, यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे, इसका लिखना होगा सर या मैडम, जो भी आपको लिखना हो उसके अकॉर्डिंग आप कंटिन्यूस यहाँ पे लिखें। और लास्ट में आपको याद रखना, लास्ट में क्या लिख देते हैं यहाँ पे, सिंपल सा लास्ट में यहाँ पे लिख देते हैं योर्स फ्रेंड, या फिर जो भी आपका योर एम्प्लॉय वगैरह आपको लिखना होगा। तो इसकी हम एक बार प्रैक्टिस ही करवा देंगे आपको लास्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो हमने इतनी बनाई थी कि आपको कंप्लीट हो आपका सिलेबस और आपकी वनडे सीरीज। तो इसी प्रकार से आपका एग्जाम आता है, पूरी इसी की वो बेस्ट होता है, इससे ज़्यादा किसी भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसी के मैंने सभी टॉपिक को कवर किया मोस्टली जो आपके एग्जाम में अच्छे से पूछे आते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको याद करना है, और जितने आपको डेफिनेशन पढ़ाई उनमें से आपको डेफिनेटली इन डेफिनेशन को आपको रिवाइज करना होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, हैव अ गुड डे।